तो मंजिलें आवाज देंगी, तुम सफर जारी रखो, वक्त आएगा तुम्हारा, अपनी तैयारी रखो। पूर्वजों ने क्या दिया इसका हिसाब कायर करें, हमने उनको क्या दिया ये सोच तुम भारी रखो। तो आज आपके यहां बहुत सारे हीरो आए, राइट, बहुत सारे हीरो जिन्होंने अचीवमेंट किया, आप सब ने उनकी जश्न में भागीदारी की। कुछ बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कुछ ऐसी बातें जो आपकी जिंदगी को वहां ले जा सकती हैं जहां ये लोग आए। मतलब मेरी बातों को आपको इसलिए सुनना है कि अगर आपको भी लगता है कि यहां आपको भी आना है तो आपको ध्यान से सुनना है। किसको किसको यहां आना है? वैसे जिसको आना है वही इधर बैठा है, नहीं तो बाकी लोग उधर ही चले गए, है कि नहीं? इधर ही कौन आया है? जिसको यहां आना है, राइट और रॉन्ग? तो आप लोग जो इधर आए हो, जिनको यहाँ आना है, उनको ये सारी बातें समझना है, सुनना है ध्यान से। तो एक एक शब्द मैं आपसे यहाँ पर आज कहने वाला हूँ। दुर्गेश त्रिपाठी के बारे में बहुत कुछ यहाँ पे बोला गया, ये है, ये ऐसा है, इन्होंने किताबें लिखी है, ये करोड़पति है, ये फलाना है, ये ऐसा है, गाड़ी, ये टीम में ये सक्सेस है, ये सब आपने सुना ना। अब जो आपने नहीं सुना वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जानना चाहते हैं? जो आपने नहीं सुना वो पहली चीज ये क्या है? कितने लोग बताएंगे? दिख रहा है यहाँ पे क्या है? ये आम का पेड़। ये आप लोगों के लिए आम का पेड़ है, लेकिन मेरा ये स्कूल है। ये वही आम का पेड़ है जिसमें बचपन में मैं इसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करता था। अभी जब मेरा ग्लोबल टीम कोऑर्डिनेटर हुआ, यानी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस हुआ, तो मैंने अपने गांव में फोन किया और वहां पे मेरे परिवार के लोग रहते हैं। मैंने कहा प्लीज मुझे उस आम के पेड़ की फोटो खींच के भेजो। आपको पता है जब हम संघर्ष करते हैं ना, तो जिन घटनाओं से हम नफरत करते हैं या जिन घटनाओं से हमें पीड़ा होती है, जब हम सफल होते हैं तो उन्हीं घटनाओं पर हम गर्व महसूस करते हैं। यानी अगर आज आपने देखा कि सुरेश सर के बारे में रत्नेश सर क्या बता रहे थे कि हम लोग वो टेबल में बैठ के जब समोसा खाते हुए प्लान करते थे। किसी ने ये कहा जो सफलता है उसके बारे में कम बात हुई है ना स्टेज से, ज्यादा बात किस बारे में हुई? गड्ढों में सड़क या सड़क में गड्ढे, वो तकलीफ, वो पैसे की कमी, उसके बारे में बात हुई ना। तो एक बात याद रखना, अपने पूरे जीवन में आपको काम आएगी, संघर्ष असली कमाई होती है, लेकिन उस कमाई की पहचान सफलता मिलने के बाद होती है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने अपने जीवन की शुरुआत ये आम के पेड़ के नीचे करी। 5वीं क्लास तक स्कूल था, करीबन 150 स्टूडेंट और एक मास्टर। ये आम के पेड़ के चारों तरफ हम लोग बैठ जाते थे और मास्टर 150 लोगों को क्या पढ़ाएगा बताओ? तो मास्टर बोले किताब खोलो, तो हम लोग किताब खोलने बोले, जो पन्ना खुला उसको पढ़ो। मैं बड़ा बदमाश था, मैं एक ही पन्ना रोज खोलता था और उस पन्ने में क्या लिखा था आज तक मुझे याद है, बताऊं? बहुत दिन हुए बुढ़िया एक चलती थी लाठी को टेक, उसके पास बहुत कमाल, जाना था उसको ससुराल, मगर राह में जीते से लेते थे राही को घेर, बुढ़िया ने सोची तरकीब। कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है? तो कुछ लोग तो मेरे टाइप के हैं, वैसे मेरे ही टाइप के बच्चे भी हैं मालूम है ना। बाकी जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार थे ना, वो बर्गर खा के सोने चले गए, है ना। जो देसी लोग हैं वही बचे हैं। देसी आदमी को सुनेगा भी कौन? देसी आदमी, बात सही है। तो मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। कितने लोग गांव से हैं? क्या बात कर रहे हैं? सवाल गलत हो गया, शहर से पूछता तो शायद एक आप मिल जाते। सभी गांव से हैं, तो फिर सही गांव, सभी गांव से हैं तो भाई मैं बोलूंगा कि तुम लोग सही में मेरी तरफ। पहले वाला लक्षण भी मिल गया, ये लक्षण भी मिलेगा। लड़के की 36 गुण मिलाते हैं ना, हम बिना गुण मिलाए बता रहे हैं कि तुम मेरी तरफ हो, है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि गांव के भी हो। पर एक बात मैं दावे से कहता हूं, आम के पेड़ के नीचे तो ना पढ़े हो। कितने लोग आम के पेड़? अच्छा तुम पढ़े हो तभी बेटा 2 लाख महीने का छाप रहे हो इससे, है ना। आम के पेड़ के नीचे कोई पढ़ा है क्या? 1-2 पीस हैं,
ये अरुण राय के बाद जितने जितने हाथ उठा रहे हैं ये सब देखो सक्सेसफुल है अपने अपने क्षेत्र में, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल जाओ आम के पेड़ के एडमिशन करा लो, ये नहीं बोल रहा हूँ, है ना। मैं बस बता रहा हूँ कि हमने ये संघर्ष अपने जीवन में किया है। इसके पीछे, ठीक पीछे देखो स्कूल दिख रहा है ना, ये अभी का है। तो अब यहाँ पे स्कूल बन गया है और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटियां हैं, मैं उनको लेकर गया था स्कूल में और वहां मैंने उनको दिखाया कि देखो मैं कहाँ पढ़ता था बेटा। तो पता है वो क्या बोलती है, पापा वाह आप यहाँ पढ़ती थी। ओ हम कैसे विश्वास कर रहे हैं, हम कहे समस्या यही है साला, जब अपना तेल निकलता है तब तो कोई देखता है नहीं, जब ये गाड़ी वाड़ी आ जाती है तब सब बोलते हैं ऐसा आपके साथ कैसे हो सकता है, आप तो सिंघम है, आप आम उखाड़ क्यों नहीं दिए। तो हम नहीं उखाड़ पाए थे इस समय के आम, तो अभी मैंने इनको दिखाया। और मेरी जो पत्नी जी हैं, पत्नी के साथ कितने लोग जी लगाते हो, लगाया करो अगर सुखी रहना है तो, है ना। मैं लगाता हूँ जहां भी रहूं। तो मेरी जो पत्नी जी हैं वो मुझे पता है एक बात सिखाना चाहती, वो शहर में पढ़ी नहीं, पता है मैं गांव में पढ़ा, वो कहां पढ़ी, शहर में। अच्छा फिल्मों में देखा था ना शहर की लड़की को गांव के लड़के से प्यार होता है, तो वैसे ही हमारे साथ भी हुआ है ना, सारी कहानी फिल्मी है। तो मेरी पत्नी जी मुझे कहती है कि आप अब इतने सफल हो गए, आपको लोग इतना YouTube में फॉलो करते हैं, फेसबुक में फॉलो करते हैं, आप धनिया की खेती भी कर लेते हैं, तो अब आप ये सब क्यों बताते हैं कि आप गांव में पढ़े। नॉर्मली क्या होता है पता है, कोई आदमी जो शुद्ध देहाती होता है अगर उसको 10,000 रुपए की नौकरी लग जाए तो अपने बेटे को हिंदी नहीं बोलने देता, वो दादा दादी से मिलवाता भी नहीं है, बोले मेरे बेटे को गलत भाषा सिखा देंगे, है ना। और वो क्या बोलता है, बेटा आओ नहीं बोलता, बेटा कम। सुनी है ना ये बीमारी आपके सिवनी में भी होगी, बेटा कम, बेटा को, बेटा खो, बेटा खा, है ना, ऐसे करते। तो मेरी पत्नी जी ने मुझे कहा कि आप अपने बच्चों को ये क्यों बता रहे हैं, दुनिया को ये क्यों बताते हैं कि आप आम के पेड़ के नीचे पड़े। तो मैं उन्हें जवाब देता हूं कि जिस इंसान को अपने जड़ों पे शर्म आएगी उसका पेड़ कभी बड़ा नहीं होगा। ये सब लोग आपकी जो भी पहचान है, जहां पर भी आप पैदा हुए, कच्चे घर में हुए, घर भी नहीं था वहां हुए, हिंदी मीडियम में हुए, आपके पास पहले से ही फेयर एंड लवली नहीं थी, कुछ भी समस्या थी, उस पर शर्मिंदगी कभी महसूस मत करना, गर्व से बताना कि मेरी पहचान ये है। समझ में आ रहा है। और पता है गांव के लोग कभी ये नहीं बताते कि हम गांव से हैं, क्यों, क्योंकि उनको लगता है शहर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, ये जो शहर वाले लोग हैं ये कहते हैं कि आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं करी, आप MBA नहीं करे, आप फलाना नहीं करे, आप कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हिंदुस्तान का पूरा इतिहास देख लीजिए, वर्तमान समय में जितने भी टॉप लेवल पे बैठे हुए लोग होंगे वो सब गांव से हैं। निकाल लीजिए हिस्ट्री, ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल कौन लाता है, कंप्लान बॉय नहीं, गांव में धूल खाया हुआ बॉय। बात समझ में आ रही है कि नहीं। आज क्रिकेट टीम में आप देख लीजिए सबसे ज्यादा कहां से आ रहे हैं लोग, गांवों से, जो मिट्टी खाए हैं, धूल खाए हैं। इस गांव के आदमी में इतना दम होता है, ये छोटे शहर के आदमी में इतना दम होता है कि वो बड़े बड़े कॉन्वेंट, बड़े बड़े सरकार, बड़े बड़े जो शहरों के लोग हैं ना, उनसे कई गुना आगे निकलने का दम रखता है। यह आपने हर जगह देखा होगा और आज भी आपने देखा कि वैसे सिवनी को कौन शहर कहेगा बताइए। सिवनी जहां शुरू होता है वहीं खत्म हो जाता है। अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, पहले तो बहुत ही छोटा था। बात सही है। उस सिवनी में इतना बड़ा अचीवमेंट, लोग लाखों कमा रहे, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर सब खड़ी हो जा रही बाहर। ये सिवनी में हो रहा है, मतलब ये आप भी कर सकते हैं। यस और नो। अब जो लोग ये कहते हैं कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम आधुनिक नहीं हो, इनको मैं एक जवाब देना चाहता हूं। पढ़ाई का मतलब क्या है, जिसको अंग्रेजी आती है वो पढ़ा लिखा माना जाता है आज के डेट में, है कि नहीं, वही है ना जी। नहीं, पढ़ाई का एक नया मतलब नोट कर लीजिए। पढ़ा लिखा आदमी वो नहीं है जो अंग्रेजी पढ़ता है, पढ़ा लिखा आदमी वो है जो आधुनिक सोच रखता है। और आधुनिक सोच का मतलब क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि इंसान कभी भी पैसे से अमीर और गरीब नहीं होता।
अगर कोई इंसान अमीर और गरीब होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच से अमीर और गरीब होता है। अगर आप सोच से गरीब हैं तो जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन अगर आप सुरेश सहारे की तरह या लोकेंद्र की तरह या प्रकाश और प्रफुल्ल की तरह या मुकेश भागरे की तरह या डीके नरवरे की तरह सोच से अमीर हैं तो साला कोई माई का लाल आपको अमीर बनने से रोक भी नहीं सकता है। ये सोच आपको रखनी पड़ेगी, वो आधुनिक सोच, वो प्रोग्रेसिव सोच। अब आधुनिक सोच जानना चाहते हो किसे कहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? अपने हाथ खड़े करिए। जानना चाहते हो आधुनिक सोच क्या है? आधुनिक सोच क्या है ये आज नोट कर लेना। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में होती है ना, ये वहां पढ़ाया जाता है जो मैं आपको सिवनी में लूघरवाड़ा में पढ़ा रहा हूं। समझे? एक बार अपने बगल वाले की आंखों में देख के बोलिए समझ लेना ध्यान से, समझ लेना। ठीक है? मैं आपको बताता हूं आधुनिक सोच क्या है, ध्यान से समझना अगले 2 मिनट। इस दुनिया में जब भी कोई नया काम, आधुनिक काम आता है, आधुनिक नया जिससे दुनिया बदल सकती है, वो पता है सबसे पहले कितने लोगों के दिमाग में आता है समझ में? 2.5%। कितने लोगों के दिमाग में? 2.5%। सिर्फ 2.5%, यानी 100 में 2.5 लोग ही समझेंगे कि ये नई बात है, कुछ तो अच्छा इसमें है। बाकी जो 98% लोग हैं, यानी 97.5, इनको ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? आपको बताता हूं। मेरे दादाजी बताते थे कि जब मेरे दादाजी ने 5वीं तक की पढ़ाई करी, 5वीं तक की पढ़ाई, तो बोले कि सरकारी जो इंप्लॉई होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो उनके घर पहुंच गए। दादाजी मेरे कहानी बताते थे, बोले आप पटवारी बन जाइए। क्या बोले? पहले परीक्षा नहीं होती थी, बोले पूरे एरिया में 5वीं पढ़े लिखे लोग ही नहीं है, आप पढ़ लिए हो 5वीं तक तो आप क्या बन जाइए? पटवारी। यानी नौकरी करने का गोल्डन पीरियड कब था? जब मेरे दादाजी थे। बात समझ रहे हो? तो मेरे दादाजी के जो परिवार वाले थे, उन्होंने कहा हम लोग जमींदार लोग हैं। हम लोग क्या हैं? जमींदार लोग हैं। हम नौकरी नहीं करेंगे, हमारी अपनी समाज में इज्जत है। एक बार सब लोग बोलो, हमारी एक इज्जत है। हमारी एक इज्जत है। तो मेरे दादाजी के परिवार वालों ने क्या कहा कि हम नौकरी नहीं करेंगे क्योंकि हमारी अपनी एक इज्जत है। तो दादाजी ने बेइज्जत नहीं होना चाहा, तो वो नौकरी नहीं किए। उनके एक दूर के रिश्तेदार थे, वो थोड़े कम इज्जतदार थे, तो उन्होंने वो पटवारी की नौकरी कर ली। पता है उनका बंगला बन गया। कुछ दिनों बाद जब उनका बंगला बन गया तो आस पड़ोस के लोगों ने देखा तो उनको इज्जत देने लगे वापस, क्योंकि जब बंगला बन जाता है तो इज्जत मिलने लगती है। जब तक में मेरे दादाजी को समझ में आया कि नौकरी करने से बंगला बनता है, तब तक में नौकरी करने की उम्र गुजर गई उनकी। तो उन्होंने अपने 4 भाई थे मेरे पिताजी, तो मेरे दादाजी ने अपने बच्चों को बचपन से ढूंढ ढूंढ के सिखाया। देखो मैं पटवारी बनने से चूक गया क्योंकि मेरे पड़ोसियों ने कहा तुम्हारी अपनी एक इज्जत है, तुम लोग सिर्फ नौकरी करोगे, पढ़ो लिखो नौकरी करो। कितने लोगों ने ये बात सुनी है? तो मेरे दादाजी ने किसको सिखाया? किसको? अपने 4 बेटों को कि पढ़ो लिखो और नौकरी करो। तो जिस नौकरी को उन्होंने नहीं किया, अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? कि पढ़ो लिखो नौकरी करो। मतलब समझना बात को, 13.5% लोग, 2.5% में कौन हो सकते थे? मेरे दादाजी। जब नौकरी मिली पर वो उसमें शामिल नहीं हुए, 13.5% लोग थे जो बाद में समझते हैं, थोड़े दिनों बाद। इनको कहते हैं अर्ली मेजॉरिटी। ये मैं तुम लोगों को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कहानी को देशी भाषा में समझा रहा हूं। तो 13.5% लोग तब समझे नौकरी का महत्व जब मेरे पिताजी ने नौकरी की। बात समझ रहे हो? कब समझे? जब मेरे पिताजी ने नौकरी की। लेकिन उसके बाद पिताजी के नौकरी करते करते नौकरी का टाइम खत्म हो गया था। बात समझ रहे हो? लेकिन टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन हमको भी हमारे पिताजी ने समझाया पढ़ो लिखो नौकरी करो। ये नहीं सोचा कि अब नौकरी का फ्यूचर है या नहीं है। दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग होते हैं वो काम को यहां समझते हैं, इसके पहले। समझे?
फिर आती है हमारी यहाँ लेट मेजॉरिटी, और फिर इसके बाद मेगाट से यदि कुछ लोग अभी भी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। आपको पता है नौकरियां खत्म होने वाली है, नौकरी का सिस्टम खत्म होने वाला है, खत्म हो रहा है। लेकिन हमको क्या चाहिए? नौकरी। जिस नौकरी को पहले बेइज्जती से देखा जाता था, आज उसको इज्जत से देखा जाता है। बदलाव देखो, पहले जिसको बेइज्जती से देखते थे, आज उसको किससे देखते हैं? इज्जत से। ये लेट मेजॉरिटी है, मतलब आप नौकरी करोगे तो मरोगे, खत्म हो गया गेम, अंतिम सांसें चल रही है। लेकिन फिर भी लोगों को क्या चाहिए? नौकरी। एक घर में एमबीए और इंजीनियरिंग करके 10 लोग हैं, बेरोजगार बैठे हैं, फिर भी 11वें को क्या करवाते हैं? एमबीए और इंजीनियरिंग। आदतन नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि अब समाज ने कह दिया है कि अब हम नौकरी करेंगे, क्योंकि नौकरी में हमारी अपनी एक इज्जत है। समस्या ये है कि लड़की की शादी वाले अगर लड़के के लिए आते हैं देखने ना, तो माई लाइफ करने वाला 2 लाख कमा रहा है, उससे ना करेंगे। बोलेंगे हमारी अपनी एक। हम लड़की की शादी किससे करेंगे? जो 12,000 कमाए लेकिन नौकरी में, क्योंकि नौकरी में सब लोग कहेंगे लड़का क्या करता है? नौकरी करता है। वाह 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 वाह, शुक्ला जी, वाह वाह, तिवारी जी, बहुत बहुत। अरे सहारे की नौकरी करता है, साले ये भी ना पूछेंगे कमाता कितना है। लेकिन अगर मान लो कह दिया जाए कि लड़का क्या करता है, बोलेंगे माई लाइफस्टाइल। नहीं, वो तो ठीक है, और क्या करता है? इज्जतदार काम कुछ करता है कि नहीं करता? बोले इज्जतदार तुम नौकरी, बोले नहीं हम नहीं करेंगे। ये सो बात सही है। तो समस्या समझना, हमारे देश में या दुनिया में लोग ग्रोथ के हिसाब से, प्रगति के हिसाब से काम को नहीं लेते, इज्जत के हिसाब से काम को लेते। और इज्जत किसकी चाहिए? बगल वाले की, जो खुद भी बेचारा गरीब है। वो भी जब टमाटर महंगा हो जाता है तो बोलता है ना खाओ कुछ दिन टमाटर, है ना? आलू महंगी हो गई, बोलता है ना खाओ कुछ दिन आलू। अब किसी दिन इसकी बीवी बोल दे कि तुम खुद ही महंगे हो गए। बात सही है कि नहीं? है ना? मतलब तुम कमाने का नहीं सोच रहे हो, सिर्फ किसका सोच रहे हो? बचाने का सोच रहे हो। 2-3 उदाहरण जल्दी जल्दी देखता हूं, समझना। अमेज़न दुनिया का नंबर 1 आदमी है, नंबर 1 आदमी है। सबसे पहले जब अमेज़न ने काम शुरू किया, लोगों को समझ में आता था क्या? नहीं, इज्जत है। फिर 13.5% को समझ में आया। आज हर आदमी ऑनलाइन भाग रहा है कि नहीं? भाग रहा है। लेकिन अब अगर आप सोचो कि अमेज़न बना लो, बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। इस सिवनी में जब माई लाइफस्टाइल आया, ध्यान से समझना, तो जब मुकेश भांगरे ने माई लाइफ पकड़ा, तो मोहल्ले वालों ने क्या कहा? हम नहीं करेंगे, हमारी ना अपनी एक इज्जत है। कोई इज्जतदार आदमी तो नहीं बैठा ना, इज्जतदार आदमी चला गया होगा। अब मुकेश भांगरे ने पकड़ा सुरेश को, जो एक और बेइज्जत आदमी था। बोला भाई तू भी कम इज्जतदार, हम भी कम इज्जतदार। प्रफुल्ल की तो इज्जत में ही नहीं था, जब था बस। बोले तू भी आ जा भाई। ऐसे लोगों को पकड़ा बेचारे, निरंजन को कोड़े, जहां गांव में कोई डाकू भी नहीं जाता हमला करने, उसको पकड़ा। मतलब देखो उस समय पे कोई इज्जतदार आदमी नहीं जुड़ा। बात समझ रहे हो? तो ये कौन थे? 2.5%। और एक आदमी यहाँ अखिलेश तिवारी, बिल्कुल इज्जत तो माइनस में थी चले, तो वो आके यहाँ इनको गड्ढे गड्ढे में काम समझाता था। ये एक गड्ढा हुआ, वो एक गड्ढा हुआ। तो ये सारे बेइज्जत लोगों ने मिलके सिवनी में माई लाइफ हो जाता। समझ रहे हो? अब जब इन्होंने काम किया, सुरेश सहारे को पैसा आने लगा, तो मोहल्ले वालों को दिखा। मुकेश भांगरे की गाड़ी आ गई, मोहल्ले वालों को दिखा। प्रफुल्ल प्रकाश 50,000 लाख रुपए कमाने लगे, मोहल्ले वालों को दिखा। तो बोले नहीं यार, ये इतना बेइज्जत काम नहीं है। जैसे हमारे दादाजी किसको समझाने लगे थे? पिताजी को। तो उसके बाद एक इज्जतदार आदमी मिला, उनका नाम है मतीन खान। उसको पूरा आपको पता है, थोड़ा खड़े हो जाइए आप इज्जतदार हैं। तो मतीन खान की अपनी एक इज्जत थी, है ना? ये बीजेपी के नेता हैं,
है ना, इनका ट्रेडिशनल बिजनेस में चार बिजनेस है, ऑयल का मिल है, ये है वो है, लेकिन इन्होंने देखा कि लड़के कमाल है यहाँ से। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा मतीन जी, आपको और आपकी वाइफ को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि इस एज में आने के बाद आदमी सिर्फ कूप मंडूप हो जाता है, उसके सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। लेकिन आपने उस वक्त इस एज में इन लड़कों की बात को सुना, है ना, इन्होंने कुछ प्रोडक्ट लिया, बिजनेस में जुड़े, और उसके बाद एक दिन गलती से मतीन जी आ गए मेरी ट्रेनिंग में, तो मैं तो भरपूर बेइज्जती करता हूं जब यहां कर रहा हूं ओपन सेमिनार में तो ट्रेनिंग में तो मैं करता ही होऊंगा, है ना। उसके बाद इन्होंने पूरा बिजनेस समझा, अपने इतने सारे बिजनेस होने के बाद इन्होंने टॉप में किसको रखा, माई लाइफ को, और आज आप देखिए हीरो बन के यहाँ पे आ गए। बात सही है, हमारे अचीवर बन के आ गए, राइट। ऐसे बहुत सारे, मैं एक उदाहरण ले रहा हूं जस्ट कि ऐसे मतलब बहुत सारे लोग आए जो पहले से कुछ बिजनेस में काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो लोग भी माई लाइफ में आने लगे। क्यों? क्योंकि साबित हो गया कि इस काम में भी ग्रोथ मिलती है। और आज जो ये हंगामा हम लोगों ने यहां किया है ना, इस हंगामे के बाद अब शुरू होगा इधर अर्ली मेजॉरिटी, यानी अब होलसेल में लोग आएंगे यार, जुड़ेंगे लोग माई लाइफ स्टाइल में, क्योंकि इतना बड़ा हंगामा जो आप लोगों ने आज किया है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ सफलता मिलती है। अरे बाहर जाओ, एक आदमी जो 800 रुपए की नौकरी करता था वो 70 लाख की मर्सिडीज से आया है, जाओ फोटो लो, देखो। यहाँ पहले बाकी कंपनियां आई होंगी, बोली होंगी वी हैव फ्यूचर, बट इन प्रेजेंट वी डोंट हैव एनीथिंग। हम ये नहीं कह रहे वी हैव फ्यूचर, हम कह रहे हैं जाओ देखो, नंबर ले लो, आरटीओ में जाके पता करवाओ, डीके नरवरे के नाम है क्या स्वस्थामा के नाम अगर डाउट हो तो, कुछ होते हैं ना पढ़े लिखे लोग, देखने के बाद भी कहते हैं नहीं लाइसेंस, राजेंद्र घर से के घर का पेपर है ना, तो पेपर मत लो, तुम चले जाओ घर, है ना, चेक कर लो कि ईंटा उंटा भी लगा है कि नहीं। एक आदमी सोचो 3 से 4 लाख रुपए महीना कमाता है, यार खड़े हो जा भाई एक बार, 4 लाख रुपए महीना, आप कल्पना कर सकते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अब ना इनके मोहल्ले वालों की इज्जत थोड़ी कम हो गई है, अब वो भी जय माई लाइफ बोलने से परहेज नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये मैं समझा क्यों रहा हूं आपको, समझा इसलिए रहा हूं कि आप जितने लोग यहां बैठे हो, या तो आप इस बिजनेस में जुड़ चुके होगे या जुड़ने वाले होगे, तभी तो यहां बैठे हो, नहीं तो आप चले जाते। कितने लोग जुड़ चुके हैं? ठीक है, कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, सही है। ये जितने लोग जुड़ चुके हो या जुड़ने वाले हो, दोनों को समझा रहा हूं। अब होने वाला है भीषण महासंग्राम, मतलब अब आपके गांव में कोई नहीं बचेगा माई लाइफ में जुड़े बिना। अब तो जंगल में जाना तेंदुआ भी बोलेगा जॉय मोबाइल लाइफ उसको भी वीडियो दिखा देना। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम लोग बाहर निकलना, तेंदुए का मुंह देखना, वो मुंह चलाएगा तो माई लाइफ की आवाज आएगी, देख लो। मैं कसम से बोल रहा हूं, कोई नहीं बचने वाला है। अब बात यह है कि आप इस बिजनेस में अभी जुड़ेंगे, यानी अभी जुड़ सकते हो, यहां पे भी ग्रोथ होती है, या मात्र 2 साल बाद, 2 से 3 साल बाद ये बिजनेस यहां चला जाएगा। कहां? जब आप अपने मौसा जी को फोन करोगे, मौसा जी माई लाइफ स्टाइल नाम के एक बिजनेस में मैं जुड़ चुकी हूं, आपको बताना चाहती हूं, तो मौसा जी बोलेंगे मैं डीटीसी हूं डार्लिंग यानी मैं रैंक अचीवर हूं माई लाइफ में। आपको अच्छा लगेगा। आप बोले किसकी टीम में है? बोलेंगे निरंजन कोकोड़े की टीम में। मौसा जी आप मुझसे क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि तूने मुझे टाइम पे बताया नहीं। तो अगर तुम जुड़े हो तो युद्ध स्तर पर उतर जाओ मैदान में लोगों को जोड़ने के लिए। बात समझ रहे हो? और अगर नहीं जुड़े हो तो जिसने भी आपको आज यहां बुलाया है उसके साथ तुरंत जुड़ जाइए, तुरंत जुड़ जाइए।
लेकिन कुछ दो चार लोग होंगे बोलेंगे नहीं सर, हमारी मार्केट में ना तो क्या होगा फिर? 2 साल बाद आपके पड़ोस में कोई एसटीसी बनेगा, कार लाएगा, फिर आपको जुड़ना पड़ेगा। तो इज्जतदार अभी आपको बन के गरीब रहना है कि नए काम को, आधुनिक काम को अपनाकर आपको अमीर बनना है? वापस उस पॉइंट पे आता हूं, आधुनिकता कपड़ों से नहीं, अंग्रेजी से नहीं, सोच से आती है। और आधुनिक वो है जो आधुनिक समाज, आधुनिक सोच, आधुनिक व्यवसाय, आधुनिक काम की ताकत को जल्दी समझे और उसको अपनी जिंदगी में जल्दी उतारे। बात समझ में आ रही है? और जितने लोग आप लोग जुड़ चुके हो, मैं आपको कहूंगा, अगर कोई लड़का अपने आप को स्मार्ट बताता है, फटी हुई जीन्स और डिओड्रेंट डाल के, टीवी में दिखाते हैं ना, डिओड्रेंट डाला तो 4 लड़कियां ऐसे करती है ना टीवी में। इन कमीनों को कोई समझा दे कि वो केवल टीवी में होती है। वैसे तेरे डिओड्रेंट से नहीं आने वाली खुशबू, क्योंकि तू मोटरसाइकिल में चलता है बेटा, धूप में धूल में। यस और नो? वो हीरो नहीं है, हीरो है सुरेश सहारे। राइट और रॉन्ग? हीरो है मुकेश भांगरे। आपके शहर में इतने लोग लाखों कमा रहे हैं, ये आपके लिए असली हीरो है। इनको आपको समझना पड़ेगा, इनके साथ आपको अपनाना पड़ेगा। तो आप मुझे एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो माई लाइफ को 5 साल बाद करेंगे, या फिर आज से, अभी से दिलो जान से माई लाइफ स्टाइल करेंगे? एक बार अपने हाथ खड़े करिएगा। अरे बाप रे, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। आप बड़े बड़े पढ़े लिखों से आगे हैं, क्योंकि आपने इस बिजनेस की पावर को आज समझा है, इस माहौल में समझा है। इसके बाद समझिएगा, बाजार में आपको लोग मिलेंगे और कहेंगे ये सब काम नहीं चलता, और आपने यहां देखा है कि ये काम कैसे चलता है। तो इन लोगों की कभी मत सुनना, अपने अप्लायंस की सुनना, सिस्टम की सुनना, लीडर की सुनना, क्योंकि ये लोग वो बताते हैं, जब ये कहते हैं ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो अपने दिमाग की सीमा बताते हैं, आपकी नहीं। वो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, इसलिए वो बोलते हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। जो ये कर पाए हैं ना, सामने बैठे लोग, इनकी सुनिएगा, ये आपको बताएंगे ही नहीं, हाथ पकड़ के ले करके जाएंगे। आज आपने देखा सुरेश सहारे की जीत में किस तरह मुकेश भांगरे सर ने उनको गोदी उठा लिया और यहां पर लेकर आए। समाज में ऐसा होता है, समाज में आपके जीत पर, या आपके बर्थडे पर, या आपकी नौकरी लगने पर, या आपका बिजनेस बढ़ने पर जिन लोगों को आप न्योता खिलाने बुलाते हैं, उसमें से 80% लोग सिर्फ खाने आते हैं, अंदर अंदर जलते हैं आपसे। राइट और रॉन्ग? लेकिन इस बिजनेस की पावर देखिए कि एक आदमी के जश्न में लोग आंसू बहा रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों ने यह अंदाजा किया कि नहीं, कि एक आदमी जीत कर जब आता था तो 10 लोगों की आंखों में आंसू होते थे। और ये आपके साथ भी होगा। जब आपकी जीत होगी ना, हो सकता है आपका कोई अपना दोस्त आपकी सक्सेस में जलन महसूस करे, लेकिन यहाँ इतने दोस्त मिलेंगे जो आपके खुशी में, आपकी जीत में तालियां बजाएंगे और आंसू बहाएंगे। तो ये वो लोग, हिंदुस्तान में माई लाइफस्टाइल एक क्रांति की तरह आगे बढ़ रहा है। और जो लोग अभी भी नौकरी और वो छोटे मोटे बिजनेस जो करते हैं, दुकानदारी करते हैं ना, हमारे यहाँ मिडिल क्लास फैमिली में बड़ा बिजनेस किसको मानते हैं? बड़ी दुकान, बड़ा कर्जा, 5 करोड़ लोन लेके दुकान खोली, काहे की? कपड़ों की, काहे की? जूतों की। सिवनी में आप सर्वे कर लेना, सबसे ज्यादा दुकान किस चीज की होगी? सबसे ज्यादा दुकान कपड़ों की। यस और नो? और सच्चाई ये है कि उसमें से 90% दुकानें प्रेजेंट टाइम पे घाटे में या बड़ी मुश्किल से खर्चे में आउट करती हैं, क्योंकि आजकल लोग कपड़े देखते हैं पर लेते थे कहीं और से। यस और नो? ये आउटडेटेड बिजनेस हो गया दोस्तों, आउटडेटेड बिजनेस हो गया। भारत सरकार ने ये बात समझा कि ये आउटडेटेड बिजनेस हो गया, इसीलिए भारत सरकार ने 2 साल पहले गाइडलाइंस बनाई और अभी 6-7 महीने पहले राजपत्र में गैजेट बना दिया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक प्रोफेशन का दर्जा दिया गया है भारत देश में। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा टैक्स पेयर में ग्रोथ किसमें हो रही है? डायरेक्ट सेलर्स में। सबसे ज्यादा गाड़ियां कौन खरीद रहे हैं इस देश में?
डायरेक्ट सेलर्स, कोरोना के टाइम पे जब सबकी गाड़ियां बिक रही थी तब हमारे लीडर्स गाड़ियां ले रहे थे। जब डीके सर की गाड़ी आई थी तो रत्नेश सर और डीके सर गए थे लॉकडाउन में गाड़ी खरीदने मर्सिडीज, तो रत्नेश सर से वहां के मैनेजर ने पूछा, इस समय तो सबकी बिक रही है, आप ले रहे हैं, करते क्या हैं? तो ये बोले, हम एक बेइज्जतदार काम करते हैं, उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। बड़े बड़े लोग मेरे साथ अभी ऐसे लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो कोई जज है, कोई अधिकारी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ये है, वो लोग अब डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझ रहे हैं और इस बिजनेस को अपने जीवन में अपना रहे हैं। आप लकी हैं कि आपको ये बिजनेस मिला। और ये समय, ये सर्वे की रिपोर्ट फोटो खींच लीजिए, पूरी दुनिया में आपको पता है पिछले 4 सालों में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसके बिके हैं? कौन से क्षेत्र के? हमारे सिवनी में लोग क्या बिजनेस करते हैं? 15 लाख लगाओ, कपड़े की दुकान खोल लो, यही होता है। लेकिन लोग क्या खरीद रहे हैं तो नहीं जानते ना। एक रिसर्च हुई थी, मैं आपको आज दिखाता हूं। वर्तमान समय में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है प्रोडक्ट की सेलिंग में, वो किस चीज में हुई है मालूम? पर्सनल केयर और वेलनेस में। अगर 100 लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो 23% लोग पर्सनल केयर खरीद रहे हैं, मतलब बाकी कुछ खरीदे ना खरीदे, पर्सनल केयर खरीदेंगे, अपनी केयर करने की कोशिश करते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक्स, इस तरह के बहुत सारे पर्सनल केयर। और 34% लोग वेलनेस प्रोडक्ट खरीदते हैं। 100 में 34 लोग अब अपनी सेहत पे खर्च करना शुरू कर चुके हैं। समझ में आ रही बात? और जो हमारा एग्रो प्रोडक्ट है, 34 से करीबन 40 करोड़ लोग भारत के हैं जो पूरी तरह से खेती पर निर्भर। 40 करोड़ लोग हमारे पास एग्रो प्रोडक्ट्स हैं। ये 40 करोड़ लोग हमारा बाजार है। वो 23 और ये 34 और टोटल मिला के जब इसका आप निकालेंगे, ये रिपोर्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि 77% लोग हिंदुस्तान में पर्सनल केयर, वेलनेस और एग्रो प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हर इंसान करना चाहता है। पेस्टिसाइड खा खा के अपना लीवर किडनी हम खराब कर रहे हैं। ये बात सही है कि नहीं? और गर्व करो माई लाइफस्टाइल पर, गर्व करो अपने बिजनेस पर। कितना विजनरी हमारा मैनेजमेंट होगा कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारी कंपनी कौन से ला रही है? पर्सनल केयर, वेलनेस एंड एग्रो प्रोडक्ट्स। यानी बाजार में लोग वो बेच रहे हैं जो लोग नहीं खरीदना चाहते, और हम क्या बेच रहे हैं? जो लोग खरीदना चाहते हैं। बस हमें इसको समझना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, ट्रेनिंग्स लेना पड़ेगा, और वो सिस्टम भी हमारा सब बना हुआ है। और उसके बाद में हमको उनके पास तक जाना है। एक लास्ट स्लाइड शायद मिस हो गई होगी, इससे मैं आपको बताता हूं। आप में से ज्यादातर लोग यहां माई लाइफस्टाइल से जुड़े वाले बैठे हैं। मैं आपको बताता हूं, आपको बड़ी ग्रोथ चाहिए, आपको लाखों की इनकम चाहिए, आपको सुरेश सर जैसा वेलकम चाहिए ना? तो एक काम करना, ये नोट कर लीजिए बात, अपना भरोसा टूटने मत देना। अपना भरोसा टूटने मत देना और दूसरे का भरोसा तोड़ना मत। ये नोट कर लीजिए। इस बिजनेस में अगर आपको करोड़पति बनना है ना, करोड़पति, लाखों रुपए महीना कमाना है, रत्नेश सर की तरह या संजय सर की तरह या डीके सर की तरह लाखों में कमाना है ना, तो क्या बोला मैंने? वापस सुनो, अपना भरोसा टूटने मत देना और दूसरे का भरोसा तोड़ना मत। अपना भरोसा टूटने मत देना क्या? समाज के अंदर ज्यादातर लोग, परिवार के अंदर ज्यादातर लोग क्या करते हैं? जैसे ही आप आगे बढ़ने का सोचोगे ना, जैसे ही आप सपना देखोगे ना, वो सबसे पहले आके आपकी हिम्मत तोड़ते हैं। और वो क्या कहते हैं? अरे छोड़ो, ये कुछ लोगों ने कर लिया होगा, ये सब दिखाने की बातें, ये सब ऐसा है, ये वैसा है। और तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम करोड़पति बनोगे, तुम लखपति बनोगे, तुम फलाना बनोगे, तुम ढिमका बनोगे। दोस्तों एक बात बताऊं, हमारे इस देश के अंदर ये डेटा है, सर्वे है, जब 17 बार कितनी बार? 17 बार की तारीफ जब कोई करता है तो एक बार की हिम्मत तोड़ने की रिकवरी होती है।
मतलब अगर एक आदमी ने आपसे कोई नकारात्मक बात कही है तो उसका आपके दिमाग में इतना असर हो जाता है कि जब 17 बार कोई तारीफ करेगा तब आपके दिमाग से वो बात निकलेगी। कभी एक बात बताइए, किसी ने कहा है तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है? किसी को कहा है? मुझे कहा है। मुझे सैकड़ों लोगों ने कहा तुम्हारी त्वचा का रंग काला है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम गांव के हो, तुमको अंग्रेजी नहीं आती। किसी को बोला है? आप लोगों को बोला है किसी ने? नहीं। अरे मुझे तो मेरे सगे ससुर ने बोला है। किसने? यहां सगा नहीं बोलते क्या? लोग हंस रहे हैं। हाँ, बोलते सर। तो कोई पराया ससुर भी होता है ना? किसने बोला है? ससुर ने, मामा ने, चाचा ने, ताऊ ने, दादा ने, पता नहीं किसने किसने बोला है। मुंह देखा है अपना, तुम करोड़पति बनोगे। किसी को बोला है? किसी ने बेइज्जती की है? ऐसी सब की हुई है। इतनी हो गई है कि अब हाथ उठाने में भी बेइज्जती लगती है, क्योंकि हमारी ना अपनी एक इज्जत है कि नहीं? एक बात बताऊं, आज के बाद जब तुम्हारी कोई हिम्मत तोड़ने आए, जब तुम्हारी कोई हिम्मत तोड़ने आए तो सुरेश सहारे सर का चेहरा याद कर लेना। ये सलमान खान की तरह दिखते हैं क्या? नहीं। भूली जुजे ऐसा करते हैं क्या ये? नहीं ना, सिंपल आदमी है ना आपकी तरह, 50 ग्राम का। मुकेश भांगरे को अभी तो देखो मत, अभिच तो ये आदमी बदलिच, ये आदमी उधरिच देखते जब ये शुरू किया था। फोटो दिखाना मुकेश कभी। आपको पता है उस टाइम पे लड़के ने बहुत कोशिश की, शादी नहीं हुई। फिर अभी इस वाले मुकेश भांगरे की हुई, पहले वाले की नहीं हो रही थी। समझे? ये जितने लोगों को आप यहाँ देख रहे हैं, आज ये दुर्गेश त्रिपाठी को आप देख रहे हैं, सिंघम लोग सेल्फी लेने की लाइनें लगा देते हैं। एक जमाने में दरवाजा खटखटाते थे आदमी का, भाई खोल दरवाजा, बोले नहीं, हमारी अपनी एक इज्जत है। आज बड़े बड़े इज्जतदार लोग आके सेल्फी लेते हैं। तो याद क्या रखना है कि पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर डाउट कर ले, तुम्हारा भरोसा अपने ऊपर मजबूत रहा तो कोई माई का लाल तुमको नहीं रोक सकता। 5 साल के लिए अपने लीडर्स पे भरोसा कर लो। जो मुकेश सर बताएं वो फॉलो करो, जो डीके सर बताएं वो फॉलो करो, जो आशीष सर बताएं वो फॉलो करो। 5 साल बाद वो जितने लोग तुम्हारी त्वचा का कलर देखते हैं ना, अपनी त्वचा के कलर में काला पेंट पोत के आएंगे, हम भी करेंगे माई लाइफ। समझे? तो अपना भरोसा तो टूटने मत देना और दूसरों का भरोसा तोड़ना मत। अब दूसरों के भरोसे से क्या मतलब है? माई लाइफस्टाइल बिजनेस में भी कुछ लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। बड़ी बड़ी वादे कर देंगे, फिर साथ नहीं निभाएंगे। लाखों रुपए डलवा देते हैं, 5 लाख डाल दो, 10 लाख डाल दो, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे, फिर उसका साथ नहीं देंगे। ऐसे लोगों को बद्दुआ लगती है। इस बिजनेस में असली कमाई पैसा नहीं है, असली कमाई लोगों का भरोसा है। समझे? मैं आज देखता हूं मुकेश सर को महीने में 25 से 26 दिन हो गए, बल्कि 28 न हो जाए, इस आदमी को घर में अच्छा ही नहीं लगता है ना। किसी दिन मुझे बताता है, सर आज मेरी वाइफ का बर्थडे था तो उसको भी ले आया आरटीपी में। लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं भाई बर्थडे है कि ये है तो आज नहीं, लेकिन ये आरटीपी में कि ये प्रोग्राम में। आपने देखा है कि नहीं? ये कहने वाले लीडर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, ये साथ निभाने वाले लीडर। समझ में आ रही बात की नहीं? आपको पता है सुरेश सर के एनटीसी सेलिब्रेशन के लिए इस आदमी ने उतनी मेहनत की जितना अपने सेलिब्रेशन के लिए नहीं करी होगी। यस और नो? तो आपको उस आदमी की बात सुननी चाहिए कि नहीं जो आपकी जीत के लिए काम कर रहा है। तो अपना भरोसा टूटने मत देना और दूसरों का भरोसा तोड़ना मत। जैसा आपके लीडर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वैसा सपोर्ट आप अपनी टीम को करिए। करोगे? और अगर ये करोगे तो फिर धनिया बोने से आपको कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप नहीं जानते धनिया बोना क्या है तो उसके लिए आरटीपी प्रोग्राम में आइए।
यस है ना। बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आइए, वहाँ हम आपको बताएंगे धनिया बोना क्या है। मैं व्यक्तिगत रूप से बोलूँ तो मेरी जिंदगी का आज एक बहुत बड़ा दिन है ये, जब मैंने एक ग्राउंड लेवल से उठे हुए इंसान की जीत का जश्न मनाया है। और इस सिवनी सेंटर पर आसपास के एरिया से जो आप हजारों की संख्या में लोग आए, मतलब 1000 से अधिक लोग यहाँ पर थे, आप सभी की मैं प्रशंसा करता हूँ। और प्रोग्राम थोड़ा डिले होने की वजह से डीके सर को स्पीच नहीं मिली, नौशाद सर को स्पीच नहीं मिल नहीं पाई। मतलब मैंने सुना बाहर रत्नेश सर ने बोला सर हम लोग बात नहीं करेंगे सर, आप आए हैं सर आप बात करिए और लोगों को मैसेज दीजिए और हमारे सुरेश जी का एंटी सेलिब्रेशन हो जाए। इससे ये सीखना कि छोटी छोटी चीजों में कभी अपना ईगो क्लैश मत करना। अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, प्रोग्राम सक्सेसफुल होना चाहिए। यस सर। यस और नो, लोगों का सेलिब्रेशन अच्छे से होना चाहिए। तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं कह के भी आपके लिए बहुत कहा है, और अपने सारे आईटीसी लीडर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां आपकी तरफ से होना चाहिए। वंस अगेन सुरेश सर एंड फैमिली, प्रकाश, प्रफुल्ल और हमारे सारे टॉप लीडर्स, निरंजन और सारे टॉप लीडर्स जिन लोगों ने आज अपना यहाँ पे अचीवमेंट किया, उनको फिर से बधाई देता हूँ। हम लोग जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे, लगातार आप आगे बढ़ते रहिए। आप सबकी सफलता के लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। अपना भरोसा तोड़ना मत और दूसरे का भरोसा तोड़ने मत देना। यकीन मानो आप लोग बहुत आगे जाओगे। 5 साल कम से कम इस बिजनेस में, माई लाइफस्टाइल में अपने अपलाइन के साथ, पूरी भरोसे के साथ, पूरी भक्ति भावना के साथ इनके साथ लगे रहिएगा। 100% आपकी भी गाड़ी आएगी, आपकी भी लाखों की कमाई होगी। और एक बात और, फाइनली इज्जतदार लोगों से दूर रहना। थैंक यू।